नमस्कार साथियों, हिंदी मंथन परिवार के सभी सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। और यदि आप इस परिवार के नए सदस्य हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर लें। साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाच्य को। वाच्य जो कि एक बहुत ज़रूरी टॉपिक जो कि हमारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। हमें वाक्य देकर पूछ लेता है कि इसमें कौन सा वाच्य है या फिर वाच्य परिवर्तन के लिए पूछता है। तो आज हम इसे बिल्कुल ट्रिक के द्वारा ये पढ़ेंगे कि कैसे हमें देखते ही ये पता चल जाए कि किसी वाक्य को कि इसमें कौन सा वाच्य है तथा ये हमें किस तरह से अगर परिवर्तन करवाता है तो हमें परिवर्तन करके इसका कैसे लिखना है। तो इसे हम आज बहुत ही आसान तरीके से समझ लेंगे। बस 2-3 चीज़ों को याद रख के हमें पूरा का पूरा वाच्य समझ में आ जाएगा कि हमें किस तरह से ये पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं वाच्य को पढ़ना। सबसे पहले तो हमें वाच्य की परिभाषा देखनी या फिर अर्थ। तो वाच्य का अर्थ क्या होगा कि क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता है उसे ही हम वाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं कि क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता है उसे ही हम वाच्य कहते हैं। या फिर हम सरल शब्दों में इस तरह भी कह सकते हैं कि देखिए, किसी भी वाक्य में क्रिया का होना तो अनिवार्य होता है और क्रिया किसके द्वारा प्रयुक्त हुई है, वो कर्ता के अनुसार लगी है या कर्म के अनुसार लगी है या भाव के अनुसार लगी है, यही हमें देखना होता है और यही हमारा वाच्य कहलाता है कि क्रिया का किसके अनुसार प्रयोग किया गया है, वही हमारा वाच्य है। तो आइए आगे जानते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि वाच्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले किसे जानना होगा, कर्ता और क्रिया को जानना पड़ेगा। क्या कहता है कि वाच्य को समझने के लिए हमें बड़ी आसानी से ये वाच्य आज समझ में आने वाला है, लेकिन उसे हम तब समझेंगे, उससे पहले हमें कर्ता और क्रिया को जानना पड़ेगा। पहले हम जानते हैं क्रिया को। ये क्रिया क्या है? क्रिया वैसे तो सभी जानते हैं, लेकिन एक बार फिर से हम देखते हैं कि क्रिया क्या होती है। तो क्रिया होती है किसी वाक्य में क्रिया को पहचानने का आसान तरीका क्या होता है, यह देखना कि वाक्य में काम क्या हो रहा है। प्रत्येक वाक्य में कुछ ना कुछ कार्य हो रहा होता है और जो हमारा काम हो रहा होता है या कार्य हो रहा होता है वही हमारी क्रिया होती है। जैसे कि देखिए उदाहरण लिखा हुआ है कि राम पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पर क्या है, पढ़ता है, यही काम तो हो रहा है, पढ़ता है, तो जो पढ़ता है वही हमारी क्रिया है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है, बच्चे बाग में घूम रहे हैं। अब यहाँ पर घूमना क्रिया है हमारी, तो क्या हो गया, घूम रहे हैं। इसी तरह से क्रिया को पहचानने का एक और आसान तरीका है कि वाक्य में क्रिया हमेशा सबसे आखिर में ही हमें मिलती है। हमेशा देखिए इन दोनों वाक्यों में भी हमें पढ़ता है और घूम रहे हैं वाक्य के बिल्कुल आखिर में मिल रहा है। आइए अब देखते हैं क्रिया के भेद। तो क्रिया के 2 भेद होते हैं, कौन कौन से, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक मतलब कर्म के साथ और अकर्मक यानी कि कर्म के बिना। अब क्या होता है कि यह पता लगाने के लिए कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है, हम क्रिया से पहले 2 शब्द लगाकर देखेंगे। अब हमें अगर क्रिया छांटनी है कि क्रिया हमारी सकर्मक है या अकर्मक है तो हम क्या करेंगे, केवल 2 शब्द हम लगाएंगे और हमें हमारी क्रिया का पता चल जाएगा कि ये सकर्मक क्रिया है या हमारी अकर्मक क्रिया है। और ये 2 शब्द हमारे क्या होंगे, एक शब्द है हमारा किसको, एक शब्द हमारा है किसको और दूसरा शब्द है हमारा क्या। तो हम क्रिया से पहले यदि ये दोनों शब्द लगाकर देख लेते हैं, किसको और क्या, और यदि हमें उत्तर मिल जाता है तो क्रिया हमारी सकर्मक होगी और यदि उत्तर नहीं मिलता तो क्रिया हमारी अकर्मक होगी। देखिए फिर से देखते हैं क्या लिखा है कि क्रिया से पहले हमें केवल 2 शब्द लगाकर देखना है, पहला किसको, दूसरा क्या। यदि हमें इनका उत्तर मिल जाता है तो हमारा क्या होगा, क्रिया सकर्मक होगी अर्थात कर्म के साथ है, और यदि इनसे उत्तर हमारा नहीं मिलता तो हमारी क्रिया अकर्मक होगी। बस हमें केवल 2 शब्द याद रखने हैं कि क्रिया से पहले हमें क्या लगाना है, किसको और क्या। आइए अब उदाहरण देखते हैं। उदाहरण से तो हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। जैसे कि पहला उदाहरण हमने लिया, मोहन पत्र लिखता है।
क्या लिया हमने? मोहन पत्र लिखता है। अब हमारी इसमें क्रिया क्या है? क्रिया छाँटना तो हमने सीख लिया, जो सबसे आखिर में है और जो काम हो रहा है लिखता है, यही हमारी क्या है? क्रिया है। अब इससे पहले हमें क्या लगाना है? सबसे पहले हम किसको लिखता है ये लगा कर देखते हैं, किसको शब्द। तो क्या बना हमारा वाक्य? किसको लिखता है, ये तो कुछ सही नहीं लग रहा है। दूसरा शब्द लगाते हैं, क्या लिखता है। अब उत्तर हमारा आया पत्र लिखता है। उत्तर हमारा क्या मिल गया हमें? कि पत्र लिखता है। तो हमारी यहाँ पर क्रिया कौन सी हो जाती है? सकर्मक। यही तो हमने पढ़ा था कि यदि हमारा उत्तर आ जाता है क्रिया से पहले किसको और क्या शब्द लगा के, तो हमारी क्रिया होगी सकर्मक, और यदि उत्तर नहीं आया तो हो जाएगी अकर्मक। अब आइए एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे कि क्या लिखा है? रोहित जोर से हंस रहा है। क्या लिखा है? रोहित जोर से हंस रहा है। अब इसमें क्रिया हमारी छाँटना तो हम समझ गए हैं क्या है? हंस रहा है। अब हंस रहा है से पहले हमें क्या लगाना है? किसको। तो क्या बना हमारा वाक्य? किसको हंस रहा है, ये तो गलत लगता है। दूसरा लगाते हैं, क्या हंस रहा है, ये भी गलत होता है। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे क्या का उत्तर तो रोहित हो सकता है, लेकिन नहीं, ये गलत होगा। यहाँ पर कौन का उत्तर रोहित होगा, कि कौन हंस रहा है तब उत्तर आएगा रोहित हंस रहा है, और क्या हंस रहा है इसका उत्तर नहीं मिल रहा है, अर्थात इन दोनों में ही हमें उत्तर नहीं मिल रहा है। तो हमारी क्रिया यहाँ पर कौन सी होगी? अकर्मक क्रिया। और देखिए नोट लिखा हुआ है कि क्या का उत्तर सदैव निर्जीव ही होता है। कोई भी हमारा उत्तर यदि हम देख रहे हैं और उसमें निर्जीव ही उत्तर आएगा, और अगर हमारा उत्तर सजीव आता है तो ये हमें समझ लेना चाहिए कि हम कहीं ना कहीं गलत हैं। तो हमारी यहाँ पर कौन सी क्रिया हो गई? अकर्मक क्रिया। अब हमने यहाँ पर क्रिया छाँटना और क्रिया के भेद दोनों, अकर्मक सकर्मक दोनों अच्छे से समझ लिए। बस हमें क्या करना है? दो शब्द याद रखना है। क्रिया को छाँटकर उससे पहले किसका, किसको और क्या शब्द लगा देना है। बस अगर उत्तर आ गया तो सकर्मक, उत्तर नहीं आया तो अकर्मक। क्रिया को यदि आप और अच्छे से जानना चाहते हैं तो पीछे के वीडियोज़ में आप जाके देख लें, क्रिया को बहुत अच्छे से पूरा का पूरा मिलेगा आपको। अब हम छाँटते हैं यहाँ पर कर्ता। कर्ता क्या लिखा हुआ है? कि क्रिया को करने वाला ही कर्ता होता है। अब कर्ता तो सभी जानते हैं, कर्ता कौन होता है? जो क्रिया को करता है वही हमारा कर्ता होता है। अब हम आते हैं अपने मुख्य विषय पर, वाच्य। अब हमें क्रिया समझने के बाद वाच्य समझने में बिल्कुल भी देर लगने वाली नहीं है, क्योंकि वाच्य हमारे मुख्य रूप से क्रिया पर ही आधारित होते हैं। तो वाच्य में क्या होता है? सबसे पहले हम पढ़ते हैं वाच्य के भेद। तो वाच्य के कितने भेद? दो भेद होते हैं। पहला क्या है? कर्तृवाच्य, दूसरा है आकर्तृ। पहला भेद कर्तृवाच्य, दूसरा आकर्तृवाच्य। अब आकर्तृवाच्य के भी दो भेद होते हैं। कौन से? कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब देखिए हमारी परीक्षाओं में केवल हमें ये तीन ही छाँटने को पड़ते हैं। कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आकर्तृवाच्य के बारे में हमें नहीं पूछा जाता है। तो हमें कुल कितने वाच्य छाँटने हैं? कुल 4 वाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इन तीनों को हमें छाँटने के लिए कुल 4 स्टेप हैं जो बस याद करने, और इनको याद करते ही हमारा एकदम हमें वाच्य पूरा का पूरा क्लियर हो जाना है। जैसे कि पहला स्टेप क्या है हमारा? सबसे पहले कर्ता छाँटिए। मतलब हमारा अगर कोई वाक्य हमारे सामने आता है तो सबसे पहला काम हमें करना होगा कर्ता छाँटना। दूसरा स्टेप है इसका, यदि कर्ता के साथ से, द्वारा या के द्वारा नहीं है तो वाक्य कर्तृवाच्य होगा। मतलब है कि एक वाच्य तो हमें पहचानना बहुत आसानी से आ गया कि कर्ता छाँटने के बाद यदि उसमें हम देखते हैं कि से, द्वारा या के द्वारा नहीं है तो वह वाक्य क्या होगा? कर्तृवाच्य वाक्य होगा। अब हमारा तीसरा स्टेप क्या कहता है कि यदि कर्ता के साथ द्वारा या के द्वारा या से वाक्य में लगा हुआ है तो वह वाक्य हमारा या तो कर्मवाच्य है और या फिर हमारा भाववाच्य होगा। क्या होगा? कि यदि हमारे कर्ता के साथ कुछ और से, द्वारा या के द्वारा नहीं लगा है तो वाक्य हमारा सिंपल सी बात है कि कर्तृवाच्य होगा, और यदि इनके साथ से, द्वारा या के द्वारा लगा हुआ है तो हमारा वाच्य क्या होगा? या तो कर्मवाच्य है या हमारा भाववाच्य है। अब चौथा स्टेप क्या है हमारा? क्रिया को पहचानना।
अब चौथा स्टेप हमारा क्या कहता है कि क्रिया को पहचानना। इन 3 स्टेप के बाद में हमें चौथा क्या करना है, क्रिया को पहचानना है कि क्रिया हमारी क्या है, सकर्मक है। अभी क्रिया पहचानना हमने सीखा है थोड़ी देर पहले। तो यदि हमारी क्रिया सकर्मक है तो वाक्य हमारा क्या होगा, कर्मवाच्य होगा, और यदि क्रिया अकर्मक है तो वह भाववाच्य ही होगा। क्रिया को पहचानना, कौन से शब्द लगाने हैं, ध्यान है ना आपको कि कौन कौन से शब्द लगाने हैं, क्या लगाना है हमें, याद है नहीं, याद है आपको? हाँ, अभी हमने क्या सीखा था कि किसको और क्या शब्द लगाने से यदि हमें उत्तर मिल जाता है तो वह हमारा कर्मवाच्य है, और यदि किसको और क्या लगाने से उत्तर नहीं मिलता है तो वह हमारा भाववाच्य होगा। अब उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक उदाहरण हमने लिया, बच्चे बाग में घूम रहे हैं। अब सबसे पहला स्टेप हमारा क्या आया, कर्ता हमें छांटना है। तो हमारा कर्ता कौन है, जो कार्य को करता है। तो घूम रहा हमारा यहाँ पर क्रिया है, तो कौन घूम रहा है, बच्चे घूम रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा कर्ता कौन हुआ, बच्चे। अब हम ये देख रहे हैं कि कर्ता के साथ क्या लगा है, से द्वारा या के द्वारा लगा हुआ है। ये तो हमारा कुछ भी नहीं है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर हमारा यदि कुछ भी नहीं लगा हुआ है तो हमारा वाक्य हो गया कर्तृवाच्य हो गया, ये हमारा वाक्य। इसी तरह से दूसरा उदाहरण लेते हैं कि कुणाल से बैठा नहीं जाता। हमारा कर्ता हमने पहले छांटा, कर्ता हमारा कौन है, कुणाल। अब हमने देखा कि कर्ता के साथ हमारा से लगा हुआ है, मतलब ये हमारा वाक्य या तो कर्मवाच्य है या फिर भाववाच्य है। अब हम इसमें क्या पहचानेंगे, हमें क्या लगाना है, किसको। क्रिया से पहले हमें क्या लगाना है, किसको। अब क्रिया हमारी क्या है, बैठा नहीं जाता। तो हमने क्या लगाया, किसको बैठा नहीं जाता। अब ये तो सही नहीं बन रहा है वाक्य, कुछ सुनने में सही लग रहा है क्या आपको, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो ये हमारा गलत हो जाता है। अब हम लगाते हैं क्या बैठा नहीं जाता, ये भी तो सही नहीं बन रहा है हमारा वाक्य, तो ये भी गलत है हुआ। और जब दोनों वाक्य हमारे दोनों शब्दों से वाक्य सही नहीं बैठता है, मतलब हमारा यहाँ पर भाववाच्य ही होगा। तो कुणाल से बैठा नहीं जाता, ये हमारा कौन सा वाच्य हो गया, यहाँ पर हो गया हमारा भाववाच्य। अतः यहाँ पर क्रिया क्या होगी, अकर्मक ही है, और वाक्य हमारा हो गया भाववाच्य। तो देखा आपने कितने आसानी से हमने केवल 2 शब्दों को लगाकर, केवल 4 स्टेप को याद रख के 2 शब्दों को लगाकर हमने बड़ी ही आसानी से कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य को जान लिया, बहुत अच्छे से जान लिया, और उम्मीद है इसके बाद आपको इनमें कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। अब वाच्य को जानने के बाद हमें आता है वाच्य परिवर्तन करने को, क्योंकि हमारी परीक्षाओं में अक्सर पूछ लेता है कि वाच्य परिवर्तन करिए। एक वाक्य दे देगा, उसे कहेगा आप यदि ये कर्तृवाच्य है तो इसे भाववाच्य में बदल दिए, भाववाच्य है तो इसे कर्मवाच्य में बदलिए, अर्थात इसमें परिवर्तन करने को कहता है। तो ये परिवर्तन करने के लिए, जैसे हमने अभी 4 स्टेप पढ़े थे, लेकिन परिवर्तन करने के लिए हमें केवल 3 स्टेप की ही ज़रूरत पड़ती है। 3 स्टेप हम याद रख लेंगे, हमारा वाच्य परिवर्तन खुद ब खुद हो जाएगा। पहला क्या है, कर्ता छांटिए। सबसे पहले तो हमें कर्ता छांटना है, जो कि हम पहले ही सीख चुके हैं। और क्या है, दूसरा स्टेप है हमारा, दूसरा स्टेप हमारा कहता है कि कर्ता के साथ से, द्वारा, के द्वारा यदि लगा है तो उसे हटा दीजिए, और यदि नहीं है तो उसे लगा दीजिए। अर्थात यदि कोई, पहले हमने कर्ता छांटा, और अगर उसके साथ से, द्वारा, के द्वारा लगा हुआ है तो उसे हटा देंगे, और यदि हटा हुआ है, पहले से लगा नहीं है, तो उसमें हम लगा देंगे। बस हो गया हमारा परिवर्तन। और क्या है, एक चीज़ और है, तीसरा स्टेप कहता है कि परिवर्तन के बाद क्रिया जिस काल में है उसी काल में रहनी चाहिए। अर्थात जब हम वाक्य का परिवर्तन करेंगे तो हमारी क्रिया जिस काल में है वह उसी काल में रहनी चाहिए। अगर हमारा काल बदल जाता है तो इसमें हमारा फिर सब कुछ गलत होने की संभावना रहेगी। तो देखिए, आइए उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण क्या कहता है हमारा, पहला उदाहरण है, रमेश फुटबॉल खेलता है। रमेश फुटबॉल खेलता है। अब हमने पहला स्टेप अपना किया, कर्ता छाड़ लिया, कर्ता है हमारा रमेश। अब इसके साथ से, द्वारा, के द्वारा लगा ही नहीं है। अब नहीं लगा है तो हम इसे लगा लेंगे। जैसे कि अब हम लगाते हैं, रमेश द्वारा फुटबॉल खेला जाता है। अगर हम इसे कहते हैं रमेश द्वारा फुटबॉल खेलता है, तब तो ये गलत बैठता ना।
हमने लिखा रमेश के द्वारा फुटबॉल खेलता है, ये भी गलत आया। अब हम अगर लिखेंगे रमेश द्वारा फुटबॉल खेला जाता है, तो ये हमारा एकदम सही बैठ रहा है। और यही हमारा देखिए क्रिया भी हमारी उसी काल में खेलता है, तो यहाँ पर हमने खेला जाता है, क्रिया का काल भी नहीं बदला और हमने परिवर्तन कर दिया। अब आप यदि सोच रहे हो कि भाववाच्य या कर्मवाच्य, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है कि यदि चाहे आपसे भाववाच्य में करवाए या कर्मवाच्य में करवाए या फिर आपसे कर्तृवाच्य में करवाता है, तो उसका नियम थोड़ा अलग है। अभी देखिए रमेश फुटबॉल खेलता है, इसमें हमने द्वारा लगाया और फुटबॉल खेला जाता है, बस हमारा वाक्य तैयार हो गया। तो यहाँ पर हमारा हो गया परिवर्तन। दूसरा है, इसी को लेते हैं कि रमेश टीवी देख रहा है। अब रमेश टीवी देख रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, द्वारा तो नहीं लिखा है तो हम इसमें जोड़ देंगे। अब आप सोच रहे होंगे से या के द्वारा हम जोड़ें तो वो भी देख लेते हैं जोड़ के। देखिए रमेश से टीवी देखा जा रहा है, ये तो कुछ सही नहीं बन रहा है। अब हमने लिखा रमेश के द्वारा टीवी देखा जा रहा है, ये भी सही बन रहा है। या हम लिखते रमेश द्वारा टीवी देखा जा रहा है, ये भी सही बन गया। देखिए हमारी क्रिया भी उसी काल में है। हमें कुछ भी परिवर्तन करना हो, बस हमें केवल इतना ही याद रखना है कि हमें अगर से द्वारा के द्वारा लगा हुआ है तो उसे हम हटा देंगे, और यदि हटा हुआ है तो उसमें हम लगा देंगे। अब एक उदाहरण हम और देखते हैं, जैसे कि यदि एक उदाहरण ये है कि गरीबों में दवाइयाँ बांट दी गई। अब यहाँ पर तो हमारा कर्ता ही नहीं है, और जब कर्ता नहीं हो तो हम क्या करेंगे। अब यहीं पर तो हमारा दिमाग चकरा जाता है कि यहाँ तो कर्ता ही नहीं है, तो हम करेंगे क्या। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अपने आप हमें कर्ता लगा लेंगे अपनी तरफ से। कैसे, कुछ ऐसे। देखिए हमने क्या किया, एक कर्ता को लगा लिया। अब हम मुकेश, सुरेश, रमेश, महेश कुछ भी लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ लिख लिया सुरेश। अब क्या लिखा गया, सुरेश द्वारा या सुरेश ने गरीबों में दवाइयाँ बांट दी। सुरेश ने गरीबों में दवाइयाँ बांट दी। बस वाक्य हमारा परिवर्तन हो चुका है। सुरेश ने गरीबों में दवाइयाँ बांट दी। लेकिन हमें यहाँ पर याद रखना है कि ये हमने ये कर्ता अपनी तरफ से लगाया था, तो हमें इसमें ये कर्ता हटाना भी होगा। अगर हम कर्ता को हटाते हैं तो हमारा क्या वाक्य बनता है कि गरीबों में दवाइयाँ बांट दी। हमारा वाक्य एकदम सही बैठता है, गरीबों में दवाइयाँ बांट दी। तो इस तरह से यदि कर्ता नहीं है तो उसे हम अपनी तरफ से जोड़कर उसमें उस उत्तर को पूरा कर लेंगे और हम अपना वाक्य का परिवर्तन कर लेंगे। तो देखा आपने कितने आसानी से हमने केवल 4 और 3 स्टेप के द्वारा पूरे वाक्य को समझा और पूरे वाच्य परिवर्तन को भी जान लिया। तो इसी तरह आप इसको अगर एक बार में ना समझ पाएँ तो कृपया वीडियो को 2 बार देखें। 2 बार में तो अच्छे से समझ में आ जाना ही है। देखिए साथियों, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ हमें एक बार में समझ में नहीं आती है, तो कृपया वीडियो को यदि आप दोबारा देखेंगे तो निश्चित ही है आपको ये चीज़ें सब समझ में आ जाएंगी। और ये ट्रिक ऐसी हैं कि आपकी परीक्षाओं को देखकर ही ये हमने बनाई है, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं होता है कि आप इतना दिमाग लगाएं कि क्या हमें करना है क्या नहीं करना है। तो बस यहाँ पर हमें केवल 2 शब्दों को याद रखना है और हमारा बस वाच्य परिवर्तन हो गया। और इस बात की गारंटी है कि आपका कोई भी वाक्य गलत नहीं हो पाएगा यदि आप स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो करते हैं। साथियों, यदि आपको ये वीडियो, ये ट्रिक कुछ भी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, और अगर सही लगता हो तो कमेंट भी कर दें। आप लोगों के लाइक बहुत कम होते हैं, इससे ये पता ही नहीं चलता कि आपको वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। यदि आप लाइक करेंगे तभी तो ये हमें समझ में आएगा कि आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है और हमें इसी तरह के कंटेंट को आगे बढ़ाना चाहिए। तो यदि ये ट्रिक आपको पसंद है तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और कमेंट भी कर दें कि अगर समझ में आ रहा है आपकी तो कमेंट कर दें। तो साथियों, इसी तरह एक और नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं कुछ समय के बाद। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।